सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके DSSB के PGT और TGT दोनों ही लेवल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। TGT में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और PGT में तो आते ही आते हैं। तो आप किसी भी तरीके का एग्जाम दो, DSSB के अलावा भी HTET, KVS, NVS, तो सबके लिए आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। प्रैक्टिकल का टॉपिक है, समझने से ही समझ में आएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमोग्राफ एंड हीदर ग्राफ। क्लाइमोग्राफ हीदर ग्राफ। अगर नेट लेवल के एग्जाम की बात करें, PGT की बात करें और DSSB TGT, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो आज की क्लास में हम उन सारे क्वेश्चंस को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है क्या, क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ है क्या? तो भाई हमारी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर अगर इसको देखें तो जलवायु संबंधी यानी क्लाइमेट संबंधी जो भी आपके डाटा होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को प्रेजेंट करता है क्लाइमोग्राफ, हीदर ग्राफ। तो जलवायु संबंधी आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ के द्वारा। अब ये जो सबसे पहले हम क्लाइमोग्राफ पढ़ेंगे, हीदर ग्राफ बाद में करेंगे। तो क्लाइमोग्राफ कौन लाया, किसने बनाया, कैसे आया? तो सबसे पहले क्वेश्चंस तो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो क्लाइमोग्राफ शब्द का यूज सबसे पहले 1910 में जे बोल महोदय ने किया था। क्लाइमोग्राफ शब्द का यूज 1910 में जे बोल महोदय ने किया था, ठीक है। ये तो हुआ भाई इस वर्ड को कौन लाया, किसने यूज किया। अब अगर हम बात करें क्लाइमोग्राफ किसने बनाया या चार्ट किसने बनाया या उसको सबसे पहले अप्लाई किसने किया, तो क्लाइमोग्राफ को 1913 में कोपेन महोदय, थॉर्नवेट और कोपेन, कुछ याद आया ज्योग्राफी में? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ए प्रकार की जलवायु, बी प्रकार की, सी प्रकार की, डी प्रकार की। तो ये जो जलवायु वर्गीकरण किया था पूरे विश्व का कोपेन महोदय ने, उस जलवायु वर्गीकरण में ही कोपेन महोदय ने क्लाइमोग्राफ का भी यूज किया था, ठीक है। तो उसी में ही क्लाइमोग्राफ का भी यूज किया था कोपेन महोदय ने। तो अगर आपसे पूछें क्लाइमोग्राफ शब्द का यूज किसने किया, तो 1910 में जे बोल महोदय ने। क्लाइमोग्राफ किसने बनाया या क्लाइमोग्राफ को यूज किसने किया, तो 1913 में कोपेन महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिथ टेलर महोदय। ग्रिफिथ टेलर महोदय, तो ऐसे ही कहा जाता है जियो प्रैक्टिकल में क्लाइमोग्राफ को ग्रिफिथ टेलर महोदय के क्लाइमोग्राफ के नाम से जाना जाता है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका है, इसने चार्ट बनाया, इसने शब्द यूज किया। बट ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या किया, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने एक ऐसा क्लाइमोग्राफ बनाया जिसमें जलवायु का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देख सकते हैं, या किस एरिया की जलवायु किस प्रकार की है। इस ग्रिफिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ के द्वारा इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो ज्योग्राफी में ग्रिफिथ टेलर का क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसके, ग्रिफिथ टेलर के। बट जनरल नॉलेज के तौर पर आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, बोल के बारे में भी और कोपेन के बारे में। तो ग्रिफिथ टेलर का क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी जनरल सी चीज़ें थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ग्रिफिथ टेलर महोदय का क्लाइमोग्राफ या हीदर ग्राफ, या क्लाइमोग्राम भी कहे तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, पजल मत होना। तो क्या किया ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, टेलर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर खाली, टेलर महोदय का जो क्लाइमोग्राफ था, पहले हम क्लाइमोग्राफ पढ़ेंगे, हीदर ग्राफ बाद में पढ़ेंगे। तो जो टेलर महोदय का क्लाइमोग्राफ था उसने किस प्रकार से चीज़ों को बनाया, तो इसने दो चीज़ें ली। टेलर महोदय ने क्लाइमोग्राफ के लिए दो चीज़ें ली। पहली टेम्परेचर यानी तापमान, और वो भी आर्द्र बल्ब वाला, आर्द्र बल्ब
टेम्परेचर, और दूसरी चीज ली इसने सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दो चीजों का यूज किया। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। टेलर महोदय ने आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता का किसी भी एरिया के डाटा उठाए, किस चीज के, टेम्परेचर के और ह्यूमिडिटी के, दोनों के डाटा उठाए और फिर इसने क्लाइमोग्राफ बनाया। अब जो टेम्परेचर है ये इसने मिनिमम और मैक्सिमम कितना लिया, तो भाई इसने -10 डिग्री फ़ारेनहाइट से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, -10 डिग्री फ़ारेनहाइट से, यानी मिनिमम कितना था -10 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम कितना लिया 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे कर लो, कभी आप इस 90 को भी माइनस में कर दो, ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। आर्द्रता कितनी ली, 20% से 100%, 20% से 100% सापेक्षिक आर्द्रता का यूज किया टेलर महोदय ने अपने क्लाइमोग्राफ के अंदर। अब DSSB में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, DSSB में क्वेश्चन था टेलर महोदय के क्लाइमोग्राफ में सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत क्या था। ऑप्शन में वहाँ 100% नहीं था, ऑप्शन में था 20 से 70%, 20 से 80%, 20 से 90%, नहीं 90 नहीं था, 30 से 70%, इस तरीके से था। तो देखो भाई मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने 80% दी हुई थी चार ऑप्शन में, और मिनिमम 10 भी थी, तो 10 तो रॉन्ग होगा, और 30 भी थी, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 20 से 80%। वो ऑप्शन के तौर पर हमें क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं, तो उसने 100% तक बताई थी, तो यहाँ पर 20 से 100% रहेगा राइट आंसर। DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ था क्लाइमोग्राफ से। अब इसमें आगे चलते हैं, तो किस प्रकार से आपका क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, टेम्परेचर माइनस कितना लिया और मैक्सिमम कितना लिया, और उसी प्रकार ह्यूमिडिटी मिनिमम कितनी थी और मैक्सिमम कितनी थी। ओके, अब जो टेलर महोदय थे उन्होंने किस प्रकार से अपना क्लाइमोग्राफ बनाया, तो उन्होंने सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, यानी इसे हम कहेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वाई यहाँ लिख रही हूँ वाई अक्ष। एक्स एक्सिस पर टेलर महोदय ने आर्द्रता को दर्शाया, सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दर्शाया, ठीक है। तो यहाँ पर 20% से शुरू होकर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक ये नीचे वाला पूरा दिखाएगा किसको, ह्यूमिडिटी को, यानी सापेक्षिक आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। वाई अक्ष पर टेम्परेचर को दिखाएगा, तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर था कितना, -10 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में है ना, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तब आपका क्या रहेगा, तो डिग्री सेल्सियस में भैया आपका रहेगा -23 डिग्री सेल्सियस, -23 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड लास्ट था 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो ये होता है 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। तो 32 डिग्री सेल्सियस और माइनस में -23 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि टेलर महोदय के क्लाइमोग्राफ में जो टेम्परेचर था वो डिग्री सेल्सियस में मिनिमम कितना था, तो -23 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर रहेगा। मैक्सिमम पूछे तो 32 डिग्री सेल्सियस आपका मैक्सिमम टेम्परेचर लिया था टेलर महोदय ने अपने क्लाइमोग्राफ के अंदर। तो इस तरीके से वाई एक्सिस पर तो इसने टेम्परेचर को दर्शाया और एक्स एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दिखाया टेलर महोदय ने। अब ये बॉक्स बन जाएगा आपका कंप्लीट इस तरीके से। अब किसी भी एरिया की जलवायु को दर्शाने के लिए टेलर महोदय के पास दो प्रकार के डाटा या आंकड़े होने चाहिए। वो दो प्रकार के कौन से, एक तो ह्यूमिडिटी वाले और दूसरे टेम्परेचर वाले। ह्यूमिडिटी, इसको नमी भी कहते हैं। अगर कुछ बच्चे ना समझ में आ रहा हो कि भाई आर्द्रता क्या होती है, तो किसी भी एरिया की, किसी भी स्थान की या स्थान पर जो वायु चल रही है उस वायु में जो नमी है
उस वायु में जो नमी की मात्रा है और उसी वायु में और जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है उसके अनुपात को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मान लो आपका कोई ये एरिया है, इस एरिया में वायु है, वायु में जो नमी की मात्रा है वो 30% है। वैसे 100% तक सापेक्षिक आर्द्रता होती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखाया। तो यहाँ पे 30% वायु में नमी है, यानी वायु 70% तक और ग्रहण कर सकते हैं अगर उसे मिलेगी नमी तो, ठीक है। तो आपकी ये इसमें 30% हो गई, यानी उस वायु में कितनी नमी की मात्रा है 30%। अब उसी वायु में नमी धारण करने की जो क्षमता है 70% और क्षमता है ना उसमें, और फिर ये दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी 100%, और वही उस एरिया की क्या कहलाएगी सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, समझ गए। तो किसी भी स्थान की जो वायु होती है उसमें नमी की मात्रा और उसी वायु में और नमी को धारण करने की जो क्षमता होती है उसके रेशो को, अनुपात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता जब किसी वायु में पूरी फुल नमी हो जाती है तो वो 100% पर ही होगी। जब वायु में पूरी 100% नमी हो जाती है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता सबसे मैक्सिमम होती है और उससे ज़्यादा कोई भी वायु नमी धारण नहीं कर सकती है, समझ गए। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर y अक्ष पर और x अक्ष पर अब दो प्रकार के आंकड़े चाहिए, एक तो टेम्परेचर के और दूसरे सापेक्षिक आर्द्रता के। अब क्या किया टेलर महोदय ने, किसी भी मान लो उसने यूरोप के आंकड़े उठाए, वैसे भी जो टेलर महोदय थे उन्होंने जो ये क्लाइमोग्राफ बनाया था वो यूरोप वासियों के लिए ही बनाया था कि यूरोप की जलवायु बढ़िया होती है, ठीक है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, तो बढ़िया मौसम रहता है यूरोप में। अगर यूरोप वासियों को कहीं बाहर जाना हो, जैसे अफ्रीका वगैरह में, वहाँ खोज करनी हो, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए ही टेलर महोदय ने क्लाइमोग्राफ का निर्माण किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेलर महोदय ने क्लाइमोग्राफ को किसके लिए बनाया था, तो यूरोप वासियों के लिए ही उसने ये बनाया था। तो इसके लिए उसने क्या किया, मान लो किसी भी एरिया के उसने आर्द्रता के और टेम्परेचर के आंकड़े उठाए। तो सबसे पहले तो उसने पूरे 1 साल के आंकड़ों को यूज़ किया, 1 वर्ष के 1 ईयर के आंकड़े उठाए। जनवरी के अलग, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो भाई उसने 12 के 12 महीने के आंकड़े उठाए। अब 12 महीने के आंकड़े उठाने के बाद मान लो एक एरिया जिसमें जनवरी में क्या आर्द्रता भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, तो यहाँ पर आ गया, तो यानी ये जनवरी हो गया, फिर फरवरी, ये मार्च यहाँ पर आया, मान लो उस एरिया का, अप्रैल यहाँ पर आ गया, जून यहाँ पर आ गया, ठीक है, जुलाई यहाँ पर आ गया, अगस्त यहाँ पर आ गया, सितंबर यहाँ पर आ गया, अक्टूबर यहाँ पर आ गया, नवंबर यहाँ पर आ गया और दिसंबर यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से 12 डॉट अंकित कर ली, आंकड़े के अनुसार, डेटा के अनुसार किसी भी एरिया का उठा लिया। अब फिर इसके बाद क्या किया, जनवरी को फरवरी से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर को जनवरी से। तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त हो जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार का एक आकृति प्राप्त हो जाती थी। अब एक चीज और रह गई, वो और सुनो। तो ये तो है भाई किसी भी एरिया के फीचर कैसे यूज, किसी एरिया का डाटा वो किस प्रकार से यूज करता था अपने क्लाइमोग्राफ के अंदर, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें एक चीज और रह गई है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से पीजीटी लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं, टीजीटी में भी बन सकते हैं। मगी, यहां पर देखो, ये क्लाइमोग्राफ के अंदर ये हुआ आपका नॉर्थ, ये हुआ आपका साउथ, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, और ये है हमारा भाई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और इधर हुआ हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन समझा रही हूँ, ये डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। अब टेलर ने अपने क्लाइमोग्राफ के अंदर जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इस उत्तर पूर्वी हिस्से को, इस उत्तर पूर्वी हिस्से को नाम दिया मगी। मैं अभी समझाऊंगी मगी, रोक, ये क्या है आगे। और दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा था, ठीक है, यहाँ तक का आप कर लो मगी। और जो ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा था ना भाई, ये वाला साउथ ईस्ट, ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा था इसको नाम दिया रो, RAW, रो। और उसी तरीके से जो साउथ वेस्ट हिस्सा था,
ये जो साउथ वेस्ट हिस्सा था इसको नाम दिया कीन, KEEN, कीन, मगी, रो, कीन, ठीक है। और ये नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा था, उत्तर पश्चिम, इसको नाम दिया स्क्रोचिंग, स्क्रोचिंग, मगी, रो, कीन, स्क्रोचिंग। एग्जाम में एक तो सीधा क्वेश्चन ये आएगा, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपने क्लाइमोग्राफ के अंदर नॉर्थ ईस्ट हिस्से को क्या नाम दिया, साउथ ईस्ट हिस्से को क्या नाम दिया, साउथ वेस्ट हिस्से को क्या नाम दिया, नॉर्थ वेस्ट हिस्से को क्या नाम दिया। तो आपको ये नाम याद होनी चाहिए, मगी, रो, कीन, स्क्रोचिंग, मगी, रो, कीन, स्क्रोचिंग, मगी, रो, कीन, स्क्रोचिंग, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मगी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। मगी वाले हिस्से में जो टेम्परेचर की बात करें तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर है, यानी अत्यधिक गर्मी। और उसके अलावा अगर हम आर्द्रता की बात करें तो मगी में आपकी आर्द्रता भी सबसे अधिक है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता भी अधिक और टेम्परेचर भी अधिक। तो कैसा मौसम रहेगा आपका, उष्ण और आर्द्र मौसम, यानी जब गर्मी और वायु में नमी दोनों चीज हो तो उसको हम कहते हैं उमस वाला मौसम, गर्मी वाला मौसम, ठीक है, उमस वाला मौसम, गर्मी वाला मौसम। तो यहाँ पर अगर इसके एवरेज टेम्परेचर को उठाएं, मगी का 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाले एरियाज को इसमें दर्शाया जाता है, मगी वाले एरिया में। और आर्द्रता की बात करें तो भाई आपकी आर्द्रता रहेगी 70%। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए मगी में सापेक्षिक आर्द्रता कितने प्रतिशत तक होती है तो 70, ठीक है, और आपका टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 15.5 डिग्री सेल्सियस मगी में, समझ गए। तो मगी अधिक गर्मी अधिक वर्षा, ऐसे देख लो, अधिक गर्मी अधिक वर्षा कौन से एरिया में होती है, अधिक गर्मी अधिक वर्षा पूरी पृथ्वी पर, उष्ण कटिबंधीय एरिया में, ट्रॉपिकल बेल्ट में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय एरिया में होती है ये। इतनी गर्मी भी अधिक होगी वहाँ और वर्षा भी अधिक होती है उष्ण कटिबंधीय एरिया में। तो वहाँ पर का मौसम कैसा होता है, मगी। नेक्स्ट आता है रो में आप देखो आपकी जो आर्द्रता है वो तो अधिक है, 60 से लेके 100 तक का एरिया कवर किया है रो ने। बट अगर टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे वाला टेम्परेचर आता है रो के अंतर्गत, यानी ठंडी और आर्द्र जलवायु। किस प्रकार की जलवायु होगी यहाँ की, ठंडी और आर्द्र जलवायु। आर्द्र यानी यहाँ पर वायु में नमी पूरी होगी और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी कम रहेगा, तो ठंडी जलवायु। तो ठंडी और आर्द्र जलवायु रहेगी किसकी भाई, रो वाले एरियाज की, रो वाले। तो ठंडी और आर्द्र जलवायु। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और आर्द्रता की बात करें तो वो भी आपकी रहेगी 40%। दोनों चीज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 40% आर्द्रता। अब आते हैं कीन की ओर, जो कि साउथ वेस्ट में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। कीन में आप देखो दोनों ही चीज़ें कम हैं, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है और यहाँ पर आर्द्रता भी कम है, तो दोनों ही चीज़ें कम हैं। तो साउथ वेस्ट में जो कीन है वो आपका कैसा रहेगा, एक तो ठंडा यानी ठंडी और मरुस्थलीय जलवायु, यानी आर्द्रता भी कम है। तो जो आपके ठंडे मरुस्थल होते हैं, ठंडी मरुस्थलीय जलवायु रहेगी आपकी कीन वाले एरिया की। तो जो आपके ठंडे होते हैं ना मरुस्थल, जैसे भारत में लेह लद्दाख, तो उस तरीके के एरिया आते हैं कीन के अंतर्गत। समझ में आ गया। तो ठंडी और मरुस्थलीय जलवायु कीन के अंतर्गत आएगी। स्क्रोचिंग में जो क्लाइमेट आएगी, आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, देखो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, और उसके साथ आर्द्रता की बात करें तो वो कम रहेगी। देखो इधर है ना इस एरिया में, तो 20 से 50% के बीच यहाँ पर आर्द्रता है। तो स्क्रोचिंग में आपका गर्मी ज़्यादा है, तो उष्ण और मरुस्थलीय जलवायु। कैसी जलवायु रहेगी, मरुस्थलीय। तो जो आपके गरम मरुस्थल यानी डेजर्ट है, जैसे थार मरुस्थल, वो आते हैं आपके स्क्रोचिंग वाले एरिया में। समझ में आ गया। तो ये चारों पार्ट किसने बनाए, टेलर महोदय ने। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा कुछ ऐसे बनी थी ना वो आकृति, अभी मैं थोड़ा भीड़ हो गई है ना यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आकृति बनी थी। तो उस एरिया की जो क्लाइमेट रहेगी वो ज़्यादातर
ठंडी और मरुस्थलीय जलवायु में आती है। तो हम कहेंगे जिस भी एरिया के आपने डाटा उठाए, मान लो आपने डाटा उठाया किसी एरिया का और उसका पूरा जो फीचर है, पूरी आकृति यहाँ पर बन रही है, तो आप कहोगे इस एरिया की जो जलवायु है वो मगी प्रकार की है और गर्म और आर्द्र है, यानी उमस वाली है। यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता भी अधिक है और टेम्परेचर भी अधिक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपने क्लाइमोग्राफ के द्वारा किसी भी एरिया की जलवायु को और जलवायु पर मनुष्य का पड़ने वाला प्रभाव, उन सबको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था। यही था उसका क्लाइमोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, मगी, रो, किन, स्क्रोचिंग क्या है और अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से ये यूज होते हैं। सिंपली तौर पर आपको ये बनाने के बाद आपके पास डाटा होना चाहिए 1 साल का, और उन आंकड़े को यूज करके आप जो भी फीचर्स बनाओगे, फिर वो फीचर जिस पार्ट में बनेगा यानी उस एरिया की जलवायु वही होगी। ठीक है भाई। तो गाइस, आई थिंक आपको इतना क्लाइमोग्राफ के बारे में समझ में आ गया है। अब इसके बाद एक चीज़ और है जो एग्जाम में आती है, मगी, रो, किन, स्क्रोचिंग, ये तो आपने सुन लिया। अब अगर आपका जो फीचर्स है मान लो इस तरीके से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, किसी भी एरिया की जलवायु का अगर हम बात करें, जो आकृति है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ऐसी बन रही है, इस तरीके की। यानी अगर हम बात करें ये कि कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये उत्तर है, ये वेस्ट है, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बन रहा है, तो ये ऐसी टेढ़ी लाइन बन रही है। तो इस प्रकार का जो क्लाइमोग्राफ बनता है इसे कहते हैं कर्ण रेखावत क्लाइमोग्राफ, कर्ण रेखावत क्लाइमोग्राफ। ओके, तो इस प्रकार का जो क्लाइमोग्राफ है वो क्या कहलाता है, कर्ण रेखावत क्लाइमोग्राफ। अगर यही क्लाइमोग्राफ, अब तो ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, अब मान लो यही आपका जो क्लाइमोग्राफ किसी अन्य एरिया का कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, तब भी उसका नाम सेम ही रहेगा, कर्ण रेखावत क्लाइमोग्राफ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर क्लाइमोग्राफ के अंदर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक आकृति बन रही है, तो इस प्रकार की आकृति को किस क्लाइमोग्राफ के नाम से जाना जाएगा, तो कर्ण रेखावर्त क्लाइमोग्राफ। ठीक है, और अगर आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर अगर आकृति बन रही तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, तब भी आपका सेम नाम रहेगा, कर्ण रेखावर्त क्लाइमोग्राफ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है क्या क्या होता है क्लाइमोग्राफ, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, टेम्परेचर किस प्रकार से यूज होता है, वाई अक्ष पर हम क्या लगाते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या लगाते हैं, वाई एक्सिस पर कौन सी डाटा लेते हैं, मगी क्या है, रो क्या है, कीन क्या है, स्क्रोचिंग क्या है। तो सारा का सारा क्लाइमोग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे सारे कवर अप हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे हीदर ग्राफ के बारे में। अगर आपको क्लाइमोग्राफ समझ में आ गया है ना, तो हीदर ग्राफ तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम था क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ, बस थोड़ी सी ही अलग चीज़ें थी। क्या था हीदर ग्राफ के अंदर, हीदर ग्राफ भी किसका था भाई, टेलर महोदय का था हीदर ग्राफ। उन्हीं को ही श्रेय जाता है पूरा का पूरा हीदर ग्राफ को बनाने में, विकसित करने में। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम कहूँगी कि क्लाइमोग्राफ की ही तरह था, बट इसमें अंतर केवल ये था, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, क्लाइमोग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर क्या यूज़ किया था भाई, क्या यूज़ किया था, सापेक्षिक आर्द्रता। यहाँ पर हम रेनफॉल को दिखाते हैं, यानी वर्षा को दिखाते हैं। वर्षा अलग चीज़ है और वायु में नमी अलग चीज़ है। वर्षा यानी एक बार हो गई, और बारिश होने के बाद जो आप ठंडी ठंडी हवा महसूस करते हो, जब आपको ठंडी हवा महसूस होती है यानी वायु में नमी है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कम है, वायु में नमी है। जब आपको गरम गरम हवाएं लगती हैं तो वायु में नमी की मात्रा कम होती है और वायु का तापमान भी अधिक होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हीदर ग्राफ के अंदर हम दिखाते हैं रेनफॉल यानी वर्षा को, और यहाँ पर इधर बिल्कुल सेम आपका टेम्परेचर रहता है, तापमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेनफॉल होता है, यहाँ पर तापमान होता है। तो यहाँ पर जो वर्षा दिखाई सेंटीमीटर में, वर्षा दिखाई सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से। और अगर हम बात करें
तापमान की, तो तापमान को भी इसी तरीके से 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया 35 डिग्री तक तापमान को। और उसी प्रकार यहाँ पर बॉक्स बनाया गया क्लाइमोग्राफ की तरह, हीदर ग्राफ में भी। तो रेनफॉल नीचे, साइड में टेम्परेचर, सेम आपका वही सारा सिस्टम। यहाँ पर बस क्लाइमोग्राफ में सापेक्षिक आर्द्रता थी, यहाँ पर रेनफॉल थी। सेम आपके वही डाटा उठाया जाएगा, बट यहाँ पर मगी, रो, कीन, स्क्रोचिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली किसी भी एरिया के साल भर के डेटा को उठाया जाएगा जो कि वर्षा वाले होंगे और टेम्परेचर वाले होंगे। और मान लो देखो जनवरी यहाँ पर आया, फरवरी यहाँ पर आ गया, मार्च यहाँ पर आया, अप्रैल यहाँ पर आया, जून यहाँ पर, जुलाई यहाँ पर, अगस्त यहाँ पर, सितंबर यहाँ पर आया, अक्टूबर यहाँ पर, नवंबर यहाँ पर और दिसंबर यहाँ पर। तो सेम उसी तरीके से सबको आपस में मिलाकर सारी डॉट्स को, तो इस तरीके से आपका हीदर ग्राफ की रचना की जाती थी। तो ये था हमारा हीदर ग्राफ। वैसे अगर हम बात करें ना, तो हीदर ग्राफ के अगर यूज़ की बात करें तो हीदर ग्राफ का सबसे ज़्यादा यूज़ किसी भी एरिया में जो आपके जलवायु का अध्ययन करने और उस एरिया में जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, बाजरा है, चाय है, कहवा है, गन्ना है, इन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस एरिया की जलवायु का, दोनों के बीच कंपैरिजन करने के लिए हीदर ग्राफ की रचना की गई थी, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ही हीदर ग्राफ को बनाया था। और हीदर ग्राफ में आपको सिर्फ यहाँ रेनफॉल याद करना है, जलवायु और उन विभिन्न फसलों के बीच जो प्रभाव पड़ता है जलवायु का, उन सबको दिखाने के लिए हीदर ग्राफ की रचना की गई थी। जबकि क्लाइमोग्राफ बनाया था टेलर महोदय ने कि जलवायु का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके लिए, यूरोप वासियों के लिए। तो मगी, रो, कीन, स्क्रोचिंग, इन सब चीज़ों को भी आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को भी मत भूलना भाई, स्टडी विद दीपा सैनी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ भी जुड़ो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो। वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी ज्योग्राफी से रिलेटेड, टीजीटी, पीजीटी लेवल की, और भी बहुत सारी आपको एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने करवाई है वहाँ पर, क्लास 7th की, 8th, 9th, 10th, 11th। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। तो मेरे चैनल पर भी विजिट ज़रूर करें और कमेंट करना आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्लाइमोग्राफ आपको समझ में आया, हीदर ग्राफ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप और कोई क्लास पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।